1984 में अम्फांग पोस्ट में ऑपरेशन के दौरान मुझे बाएं पैर में ब्रस्ट लगा और दाहिने पैर में घुटने से नीचे एक गोली लगा। दोस्तों नमस्कार। मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से असम राइफल के सिपाही की वो सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर और देखकर आपका दिल भी रोएगा कि एक सैनिक जो अपने देश की आन बान और शान बचाए रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वही सैनिक असम राइफल के सिस्टम की मार से कैसे पीड़ित है और अपने हक पाने के लिए अपने हक से कैसे वंचित है और लोगों के बीच फरियाद का पुतला बना हुआ है। इसीलिए सूबेदार वीटी नायर ने अरेवा संगठन का गठन किया था कि सैनिकों को उसका हक मिल सके। सबको पता है कि असम राइफल क्या है, असम राइफल की हालत क्या है, फिर भी लोगों ने इसे अपने फायदे के लिए असम राइफल को पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, पैसा कमाने का अड्डा बना रखा है। जैसे कि कुछ यूट्यूबर अपना व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में, पैसा कमाने की होड़ में असम राइफल का इतिहास जाने बिना, असम राइफल की ABCD जाने बिना समाज में बकवास फैला रहे हैं। मैं असम राइफल का सिपाही हूं। असम राइफल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होने से भी असम राइफल में अपने 28 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। वास्तविकता मुझे पता है कि असम राइफल के सिपाही की हकीकत क्या है। आपको अगर असम राइफल के सिपाही की वास्तविकता जाननी है तो ढूंढिए उन परिवारों को जो भारतीय सेना के नेतृत्व में भारतीय सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे देते हैं। देखिए उनके परिवारों की क्या हालत है, या ढूंढिए उन लोगों को जिन लोगों ने गोली लगने से उनके शरीर के अंग भंग हो जाते हैं कि वो किस स्थिति में, तो उनको ढूंढिए। कुछ मालूम है इनको जो यूट्यूबर को अपना साक्षात्कार देते हैं, वीडियो देते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। मैं तो कहता हूं कि असम राइफल के बारे में इनको खाक का पता नहीं है, जो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी बोल के असम राइफल के गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने पर लगे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का नेशनल सेक्रेटरी। मैं आज जो वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं वो है असम राइफल के सिस्टम से पीड़ित एक जवान की कहानी। गौर से देखिएगा इस वीडियो को, अंत तक देखिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। लोग कहते हैं कि असम राइफल को दोहरी कमांडो होने के एडवांटेज हैं, तो उसके जवाब में आप जरूर कमेंट्स इसमें कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने इसे अपने कमाई का साधन बना दिया है। दोस्तों बात है 28 अगस्त की। मेरे व्हाट्सएप पे कुछ फोटो और कुछ दस्तावेज और कुछ वीडियोज आए, तो मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं 13 असम राइफल से 91 में रिटायर हुआ था और मेरा पांव नहीं है। बहुत बार कार्रवाई करने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैं चलने के लायक नहीं हूं, बीमार हूं, अब मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे जो वीडियो भेजी थी मैं वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। आप लोग देखिए इस वीडियो को, और ये उनकी फोटो भी है, और फोटो भी देखिए पहले, उसके बाद वो वीडियो देखिए। मैं तेजसिंह मेहता 22 जनवरी 1970 को 13 आसाम राइफल में भर्ती हुआ था। 1984 में अम्फांग पोस्ट में ऑपरेशन के दौरान मुझे बाएं पैर में ब्रस्ट लगा और दाहिने पैर में घुटने से नीचे एक गोली लगा। उसके बाद मुझे हेलीकॉप्टर के द्वारा 5 एयरफोर्स हॉस्पिटल जोरहाट में भेजा गया। वहां पर मेरा बायां पैर काट दिया गया। उसके बाद मुझे कमांड हॉस्पिटल में भेजा गया जोरहाट से। उसके बाद मुझे कमांड हॉस्पिटल पुणे भेजा गया। वहां से मुझे कृत्रिम अंग प्राप्त हुआ। 21 साल 6 महीना नौकरी करने के बाद मुझे 1991 में वॉलंटियर रिटायरमेंट घर भेजा गया।
इतना होने के बाद मुझे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। मैं घर से कहीं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो इन्हें देखकर मैं इस मामले पे तुरंत दूसरे दिन मैंने पलटन के सुधार मेजर साहब से बात किया और वो सारे कागज और वीडियो जो मुझे मिले थे मैंने उन्हें भेजे। तो पलटन के सुधार मेजर साहब ने यूनिट की तरफ से जल्दी ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन तो जरूर दिया मुझे, लेकिन आज तक न कोई कॉल आई और ना कोई उनके पास कॉल आई, ना कोई मेरे पास कॉल आई। दोस्तों, मैं इस मामले पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि इस केस पर मेरी बात हो चुकी है। मुझे लगता भी है, मुझे विश्वास है कि ये काम जल्दी और बहुत जल्दी हो जाएगा। और हाल फिलहाल में डीजीआर साहब की तरफ से भी सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायतें मिली थी, कुछ संकेत मिले थे, जो अच्छा भी है, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी एक सैनिक रह चुका हूं, 28 साल अपनी सेवा दे चुका हूं। किसी भी तरह की सेना के बारे में एक्टिविटी के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है। पिछले डीजीआर साहब के टाइम पे, जो हमारे पीछे नायर साहब रिटायरमेंट चले गए, उनके टाइम पे मैंने सुना था कि तुलसी नायर का और बिस्ट का नंबर किसी के मोबाइल पर नहीं होना चाहिए। अब ये सच कितना है इसके बारे में दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुना जरूर था। और हेडक्वार्टर डीजीआर में अगर किसी को फोन करते तो फोन अटेंड नहीं होता था। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि अपना दुखड़ा हम किसको सुनाएंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से असम राइफल के शीर्ष अधिकारियों से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि पूर्व सैनिक तेज सिंह जी की यथाशीघ्र मदद की जाए और इनका बोर्ड कराकर इन्हें मिलने वाला हक, मिलने वाली सुविधाएं यथाशीघ्र दिलाई जाए, क्योंकि ये अभी बीमार भी हैं और पहाड़ में इतनी दूर रहते हैं कि इनको रेल हेड में आने के लिए 250 किलोमीटर आना पड़ेगा और रोड हेड से इनको अपने गांव में जाने के लिए डोली या फिर चारपाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने परेशान हैं ये लोग। और दूसरा, मेरा असम राइफल के जो सीनियर अधिकारी हैं, टॉप मोस्ट अधिकारी, उनसे मेरा अनुरोध ये भी रहेगा कि इस प्रकार के वो सभी लोगों को तलाश कर उनकी मदद की जाए जो कि वास्तव में पीड़ित हैं, क्योंकि इनके जैसे अनेक तेज सिंह साहब नेपाल और इंडिया में रह रहे हैं जिन्हें उनको मिलने वाला हक नहीं मिल पा रहा है। इसकी जानकारी अरेवा सेंटर से आपके पास आनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले डीजी पीसी नायर साहब जाते जाते असम राइफल पूर्व सैनिकों का विभाजन करने के लिए उद्देश्य से बहुत सारे अरेक्षा सेंटर का वितरण कर गए। चलो, वो बात अलग थी और आज की बात अलग है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से असम राइफल के शीर्ष नेतृत्व से एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि उस सिस्टम में सुधार क्यों ना किया जाए जिस सिस्टम की वजह से हम सबको दुखी होना पड़ रहा है। हमको ये काम इसलिए करना पड़ा कि सिस्टम गलत है, क्योंकि जवान देश के लिए अपना सब कुछ गंवा देता है, लेकिन उसका हक मांगने के लिए उसे सिस्टम का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि वीडियो में किस कारण से इनको अपना अंग भंग करना पड़ा, लेकिन सिस्टम में काम करने वालों ने इन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट भेज दिया। ये आपके सामने डाल रहा हूं मैं, देखिए इसमें लिखा क्या है। इनका कैरेक्टर ऑन डिस्चार्ज एग्जाम्पलरी है और रीजन फॉर डिस्चार्ज वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आए पांव कटाने के बाद। और इसमें देखने वाली बात यह भी है नीचे, इसमें एक चीज और मुझे थोड़ी क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एज ए करेक्टर कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी इज ही रिकमेंडेड ऑन सिविल एम्प्लॉइज। वहां पर लिखते हैं साहब यस रिकमेंडेड। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, एक सैनिक के लिए और असम राइफल के सिस्टम के लिए। मैं मानता हूं समय बहुत पुराना था, लेकिन उस समय के ये ऐसे काम करने वाले अनपढ़ भी इतने नहीं थे कि वो एक ही जगह में जेड लिख दें और अधिकारी उस पर हस्ताक्षर भी कर दें। कितनी बड़ी गलती है, और जिस गलती का खामियाजा देश के लिए अपने को कुर्बान करने वाले को भुगतना पड़ रहा है। और ये देखिए आप, इन्होंने कितना पत्राचार किया है अपना हक मांगने के लिए। ये सामने है आपके।
बहुत ही दुखद विषय है। तो दोस्तों यही है ड्यूअल कंट्रोल का नतीजा। दोस्तों मेरी आपसे एक और अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन सबको पता चले कि असम राइफल में चल रहा ड्यूअल कंट्रोल असम राइफल सैनिक और पूर्व सैनिक के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है। और इतना शेयर करें कि उन यूट्यूबरों और साक्षात्कार देने वाले लोगों को भी ये वीडियो पहुंचे, तब उन्हें पता चलेगा कि असम राइफल क्या है। और इस वीडियो के साथ मैं एक बार फिर संदेश देना चाहूंगा नायक तेज सिंह जी की फेरेंस यूनिट को कि वो तुरंत कार्रवाई करें इस पे। और महानिदेशक असम राइफल साहब से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि इस सिस्टम में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय अरेवा।